संस्कृत माला यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग तैयारी कर रहे थे, बिहार बोर्ड क्लास 10th का संस्कृत का तैयारी कर रहे थे। बहुत जल्द आपका एग्जाम होने वाला है, 17 तारीख से एग्जाम आपका शुरू हो जाएगा। चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा उसको मैं लेके आया हूँ। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो क्या है, सभी मैंने करवा दिया, चैप्टर वाइज भी करवा दिया है, समास का करा दिया, प्रत्यय का करा दिया, संधि का करा दिया। लगभग मैंने सभी प्रकार से ऑब्जेक्टिव करा दिए होंगे। लगभग 500 क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैराथन आना बाकी है। वो भी बहुत जल्द आपको 1 से 2 दिन के अंदर में मैराथन भी मिल जाएगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पे लगातार संस्कृत के लिए आपको यहाँ पे वीडियो मिलेगा हमेशा। चलिए पहला प्रश्न में देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नदी और विद्वान में क्या समानता है। नदी और विद्वान में क्या समानता है, ये प्रश्न आ सकता है। तो इसका आप लोग उत्तर क्या लिख सकते हैं, तो उत्तर लिख सकते हैं, जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने वास्तविक नाम को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति अपने नाम को छोड़कर उस दिव्य श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो रोक के इसको कॉपी पेन में नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कि मान लीजिए आत्मा और स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहती है। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, आत्मा का स्वरूप कैसा है और वह कहाँ रहती है। तो इसका आप लोग आंसर लिख लीजिएगा। आंसर लिख सकते हैं कैसे, तो आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है, ठीक है, मतलब सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, महान से भी महत्तर है, महान से भी महान है। आत्मा प्राणी की शरीर के हृदय रूपी गुफा में वर्तमान है। आत्मा कर्म से ऊपर एवं शोक रहित है। आत्मा की महिमा धारणकर्ता प्रसाद के रूप में देखता। तो इस प्रकार से क्या है, आत्मा का स्वरूप का वर्णन आप कर सकते हैं और आत्मा क्या है, कहाँ रहती है, इसका भी आप लोग वर्णन कर सकते हैं। जो नेक्स्ट तीसरा प्रश्न में देखिए, कह रहा है कि पाटलीग्राम के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में कहा था कि यह गांव पाटलीग्राम भविष्य में महानगर होगा। ठीक है, यह जो गांव है क्या भविष्य में क्या बन जाएगा, महानगर बनने वाला है। किंतु आपसी झगड़ा, यानी आपस में जो झगड़ा करते हैं उसके कारण, और यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक, और बाढ़ के भय से, यानी जो बिहार में है, जो पटना है, उधर पहले बहुत बाढ़ आता था, तो बाढ़ के भय से सदैव क्या है, पीड़ित रहेगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर लिख लीजिएगा। वो आपका है चौथा नंबर में है, कह रहा है कि पाटलिपुत्र के वैभव पर प्रकाश डाले। पाटलिपुत्र का जो वैभव क्या है उसके ऊपर प्रकाश डालना है। तो आप लोग क्या आंसर लिखिएगा, कह रहे कि पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपनी वैभव परंपरा के लिए विख्यात रही है। विदेशी यात्री ने संस्मरणों में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। अशोक काल में यहाँ निरंतर समृद्धि रही। तो इस प्रकार से क्या है, पाटलिपुत्र का जो वैभव है, प्रकाश है, इसके ऊपर आप लोग प्रकाश डाल सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं केवल उन्हीं क्वेश्चन को लेके आया हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम से आने वाले हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न है, अलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली। अलस कथा से ये क्वेश्चन है, कह रहे कि अलसशाला के कर्मचारियों ने देखा कि नकली आलसी भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं, अतः उन्होंने विचार किया कि सही आलसियों की परीक्षा ली जाए, अतः उन्होंने शाला में आग लगवा दिया। आग लगते ही सभी नकली आलसी तो भाग गए, परंतु 4 असली नहीं भागे। उनको राजा के कर्मचारियों ने बाल पकड़कर बाहर खींच दिया। तो इस प्रकार से क्या आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, क्या अलस कथा से ये भी कह रहा है कि अलस कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। तो इस प्रकार से आपको क्या क्वेश्चन आएगा, 100% क्वेश्चन आने वाला है। अलस कथा का संदेश है कि आलस्य एक महान रोग है। आलसी का सहायक प्रायः कोई भी नहीं होता है। सही बात है, जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना अत्यावश्यक है। आलस्य शरीर में रहने वाला महान शत्रु है, जिससे अपना, परिवार का और समाज का विनाश अवश्य ही होता है। यदि जीवन में
विकास की इच्छा रखते हैं तब आलस्य त्याग कर उद्यम को प्रेरित हो। तो इस प्रकार से क्या है, अलस कथा पाठ से जो शिक्षा मिलती है उसका आप लोग वर्णन इस प्रकार से करते हैं। अगर आपको नोट करना है तो आप क्या वीडियो रोक के कॉपी पेन में आप लोग नोट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए। अगला प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न में कह रहा है कि आधुनिक काल की किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं के नाम बताओ। मतलब आधुनिक काल में ऐसे कौन से 3 संस्कृत लेखिका हुई हैं उनका नाम लिखना है। आधुनिक काल की किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं के नाम इस प्रकार हैं। तो कौन हो जाएगा, पंडिता क्षमाराव हो जाएगा, ठीक है, पंडिता क्षमाराव। दूसरा हो जाएगा वनमाला मवालकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र। तो इस प्रकार से ये 3 नाम हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबरी में भी आपको आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8वां नंबर कह रहा है कि विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया है। तो विजयांका चालुक्य वंशीय चंद्रादित्य की रानी थी, उसका अन्य नाम विजय भट्टारिका था, ठीक है। यह प्रसिद्ध संस्कृत लेखिका थी। विजयांका नीलोत्पल दक्ष के समान थी, अर्थात श्याम वर्ण होते हुए भी संस्कृत ने उसकी रचना हृदय को आह्लादित करती थी। अतः दंडी ने उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा, ठीक है। ये विषय जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आने का पूरा संभावना है, तो आप लोग जरूर इस सभी क्वेश्चन को तैयारी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, प्रश्न में कह रहा है कि सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए, यानी प्रत्येक व्यक्ति का देशभक्ति कैसी होनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि सभी जनों की देशभक्ति राष्ट्र के प्रति प्रेम के रूप में होनी चाहिए। हमें सर्वप्रथम अपने राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखना चाहिए। जातिवाद, वंशवाद एवं आतंकवाद को पूर्णतया भूलकर राष्ट्रवादी होना चाहिए। राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तभी देश सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल सही है। डेली आपको जो क्लास हो वो 6 PM पे मिल जाएगा, ठीक है। डेली आपको 6 PM पे मेरी क्लास मिल जाएगी। आप लोग 6 PM पे आके जुड़ जाइएगा, डेली आपको क्लास मिल जाएगी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखिए, जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मैं उसी को लेके आया हूँ। भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो आंसर आपको क्या लिखना है कि भारत भूमि पुत्र वत्सला है, ठीक है। यहाँ की नदियां पवित्र हैं, यहाँ विभिन्न धर्म, जाति एवं भाषा के लोग आपसी मेल जोल से रहते हैं। भारत का वातावरण शांत एवं उल्लासमयी है, अनेकता में एकता इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इस प्रकार से क्या है, आप लोग इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है कि सभी संस्कारों के नाम लिखने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कार प्रायः 5 प्रकार के हैं। एक तो जन्म से पूर्व 3 हो जाएगा, 3 प्रकार के हो जाएंगे। जन्म से जो पूर्व है वो 3 संस्कार होते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे शिशुओं के 6, ठीक है। शैक्षणिकों के 5, यानी शिक्षा जो ग्रहण करते हैं उसके 5। गृहस्थ संस्कार विवाह रूप 1, ठीक है। और मृत्यु के बाद क्या होता है, एक संस्कार होता है। इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं। जन्म से पूर्व 3 संस्कार हो गए, और शिशु के समय में 6, तो 6 3 9, और शैक्षणिक के समय जब अध्ययन चलता है उस समय 5 संस्कार होते हैं। तो 6 3 9 9 5 14, और विवाह के रूप में 1 15, और मृत्यु के बाद जिसको अंत्येष्टि संस्कार बोलते हैं 16। तो इस प्रकार से 16 संस्कार होते हैं। जन्म पूर्व संस्कारों में गर्भाधान, यानी यहाँ पे जो है जन्म से पूर्व कौन कौन से संस्कार होते हैं, तो गर्भाधान संस्कार होता है, पुंसवन होता है, और सीमंतोनयन, ये 3 होते हैं, ठीक है। यहाँ गर्भ रक्षा, गर्भस्थ का संस्कार, रोपण संस्कार डालना, और गर्भवती की प्रसन्नता, ठीक है। इस प्रकार प्रयोजन की कल्पना है। शैशव बाल्यावस्था संस्कारों में जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण और अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, इस प्रकार से संस्कार हो जाएगा। और कर्णभेदन, ये भी क्या हो जाएगा, संस्कार हो जाएगा। तो अब संस्कार के नाम लिख के थोड़ा थोड़ा उसके विषय में आप लोग वर्णन भी कर सकते हैं। अगर विस्तार से आएगा तो वर्णन करना है, केवल नाम पूछेगा तो केवल आपको नाम ही लिख देना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है 12 नंबर में है, मनुष्य के जीवन में संस्कारों की क्या उपयोगिता है, ठीक है। मनुष्य के जीवन में संस्कार की क्या उपयोगिता है। मनुष्य के जीवन में संस्कारों की प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संस्कार ही व्यक्तित्व का विकास करते हैं। हमारी प्राचीन संस्कृति की पहचान ही संस्कारों से है। हमारे आदि ऋषि
महर्षियों की कल्पना थी कि जीवन के मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़ों का आशीर्वाद, हवन एवं पारिवारिक सदस्यों का सम्मिलित सम्मेलन होना चाहिए। यह सब संस्कारों के अनुष्ठान पर ही संभव है। सच मायने में संस्कार मानव रूप को क्रमशः शुद्ध करने, दोष निवारण एवं गुणों का आधान करने में योगदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, मनुष्य के जीवन में जो संस्कार की उपयोगिता है उसको आप इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखिए, अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि नीति श्लोकाः पाठ के अनुसार कौन सी तीन वस्तु, ठीक है, कौन सी तीन वस्तु त्याज्य है, किसको तीन चीज छोड़ देना चाहिए, या नरक के तीन द्वार कौन कौन से, ठीक है। दोनों प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। अथवा का मतलब ही होता है या तो नीति पाठ के अनुसार कौन सी तीन वस्तु त्याज्य है, या नरक के तीन, दोनों में से क्वेश्चन कोई सा भी रहेगा, आंसर लेकिन सेम ही होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नरक का त्रिविध त्याज्य वस्तु काम, क्रोध एवं लोभ है, ठीक है। क्या चीज छोड़ना चाहिए, काम, क्रोध एवं लोभ को। इसमें लिप्त रहने वाले का नाश हो जाता है। अपने को बचाने के लिए इन तीनों को जीवन से हटा देना चाहिए। इनके बिना ही जीवन पथ पर शांति एवं सफलता पूर्वक चला जा सकता है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए, अगला प्रश्न कह रहे हैं नीति श्लोकाः पाठ से किसी एक श्लोक को साफ साफ शब्दों में लिखना है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिए, एक न एक क्वेश्चन आना ही है। इस प्रकार से षड्दोषाः पुरुषेण हातव्या भूतिमिच्छिता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। इसका अन्वय भी कर दीजिएगा। भूतिम इच्छता पुरुषेण यह निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घसूत्रता षड्दोषाः हातव्या, ठीक है। तो मैंने क्या अन्वय भी आपको लिख दिया है। आप लोग वीडियो पॉज करके रुक के इसको कॉपी पेन में अवश्य नोट कीजिए और इसको रट लीजिए। ये आएगा ही आएगा, आपको एक न एक श्लोक लिखने को ही देगा, ठीक है। इसका अर्थ भी मैंने लिख दिया है। इस जगत में जिसकी समृद्धि को प्राप्त करने की इच्छा है, उन्हें नींद, जड़ता, भय, क्रोध, आलस्य और उदासीनता होती है। इन 6 दोषों का त्याग करना चाहिए। उन्हें त्याग से ही वृद्धि संभव होती है। तो इस प्रकार से आप लोग इसका वर्णन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखिए, अगला प्रश्न में है 15 नंबर में कह रहा है कि कर्मवीर कौन था एवं उसके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो कर्मवीर राम प्रवेश था। उसके जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कठोर परिश्रम द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। धनाभाव प्रतिभा के आड़े नहीं होती, यानी धन के सहारे नहीं होती है, बल्कि परिश्रम करने से कोई भी कठोर काम आपको आसानी से उसका सॉल्व कर सकते हैं, समाधान खोज सकते हैं। कठिन परिश्रम करने से क्या है, हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखिए, अगला प्रश्न में कह रहे 16 नंबर कह रहे कि कर्मवीर कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय देना है। या प्रश्न आ सकता है कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, या कर्मवीर कथा का सारांश लिखें, या राम प्रवेश राम की चारित्रिक विशेषताएं क्या थी। तो इन चारों में से किसी प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, घुमाकर प्रश्न पूछेगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सारा चारों में से इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर यही होगा। इस पाठ में एक पुरुषार्थी की कथा है जो निर्धनता एवं दलित जाति में जन्म जैसे विपरीत परिवेश में भी रहकर प्रबल इच्छा शक्ति तथा उन्नति की उत्कृष्ट कामना के कारण उच्च पद पर पहुंचता है। यह कथा किशोरों में आत्मविश्वास की ओर आत्मसम्मान उत्पन्न करती है, विजय के पथ को प्रशस्त करती है। ऐसे कर्मवीर हमारे आदर्श हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए, कह रहा है कि श्री राम के प्रकृति सौंदर्य बोध पर अपने विचार लिखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से उद्धृत मंदाकिनी वर्णनम पाठ में भगवान श्री राम ने अपनी भार्या सीता को मंदाकिनी नदी की प्राकृतिक सुषमा का अद्भुत वर्णन किया है। मंदाकिनी नदी रंग बिरंगी फूलों से सेवित है। ऋषिगण आदित्य की उपासना इसी नदी में स्नान के पश्चात कर अपने दैनिक जीवन की शुरुआत करते हैं। इसी नदी के तट का बालू मणि की तरह चमकता है। चक्रवाक पक्षी भी गूंज रहे हैं। अंत में श्री राम ने कहा कि चित्रकूट और मंदाकिनी का दर्शन नगर निवास तथा सीता दर्शन से भी अधिक प्रिय लगता है। अर्थात श्री राम को प्राकृतिक वातावरण की सूक्ष्मता से ज्ञान था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या वहाँ जो प्रकृति है उसका आपको वर्णन करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उसको लेके आया हूँ। इसमें से जरूर
टकराएगा ही टकराएगा, इसलिए सभी क्वेश्चन को देखिए, वीडियो पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखिए, समाज के उन्नयन में स्वामी दयानंद के योगदानों पर प्रकाश डालें। समाज के उन्नयन में स्वामी दयानंद के योगदानों पर प्रकाश डालना है। 19वीं शताब्दी ईस्वी में आविर्भूत समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद अति प्रसिद्ध हैं। इन्होंने रूढ़िग्रस्त समाज और विकृत धार्मिक व्यवस्था पर कठोर प्रहार करके आर्य समाज की स्थापना की, जिसकी शाखाएं देश विदेश में शिक्षा सुधार के लिए भी प्रयत्नशील रही। शिक्षा व्यवस्था में गुरुकुल पद्धति का पुनरुत्थान करते हुए उन्होंने आधुनिक शिक्षा के लिए डीएवी विद्यालय जैसी संस्थाओं की स्थापना को प्रेरित किया था। इनका जीवन चरित्र प्रस्तुत पाठ में संक्षिप्त रूप से दिया गया। अगर इसका जीवन चरित्र पढ़ना चाहते हैं तो किताब में तो दिया ही हुआ है, लेकिन इनके विषय में योगदान पे है तो वो मेन जो पॉइंट है वो इसमें लिखा हुआ है, इसको आप लोग लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखिए, अगला प्रश्न है 19 नंबर में, कह रहा है कि दानवीर कर्ण के चरित्र पर प्रकाश डालना। दानवीर जो कर्ण था उसके चरित्र पर प्रकाश डालना है। यह पाठ संस्कृत के प्रथम नाटककार भास द्वारा रचित कर्णभार नामक एकांकी रूप से संकलित है। इसमें महाभारत के प्रसिद्ध पात्र कर्ण की दानवीरता दिखाई गई है। इंद्र से छल पूर्वक उनके रक्षक कवच कुंडल को मांग लेते हैं और कर्ण उन्हें दे देता है। कर्ण बिहार के अंगराज्य मुंगेर तथा भागलपुर का शासक था। इसमें संदेश है कि दान करते हुए मांगने वाले की पृष्ठभूमि जान लेनी चाहिए, अन्यथा परोपकार का विनाशक भी हो जाता है। ठीक है, कर्ण जो है दान के लिए क्या है, एकदम फेमस था। जो सबसे बड़ा दानवीर हुआ है वो क्या है, तो कर्ण को ही माना जाता है, जिन्होंने अपना कवच कुंडल भी दान दे दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखिए, सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा। बाघ के हाथ में सोने का कंगन देखकर लोभाकृष्ट पथिक ने सोचा कि भाग्य से ही यह संभव है, फिर भी आत्मसंदेह में प्रवृत्त कार्य नहीं करनी चाहिए। वह सोचने लगा कि अशुभ वस्तु से यदि अभीष्ट की प्राप्ति हो जाए तो उसका अंतिम परिणाम शुभ नहीं होता। यदि अमृत का संसर्ग विष से हो गया तो वह अमृत भी मौत का कारण बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न में देखिए, 21 नंबर प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर इंद्र के चरित्र की विशेषताओं को लिखना है। ठीक है, तो इंद्र की विशेषता लिखना है। तो कर्ण ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को विनम्रता पूर्वक सर्वप्रथम भौतिक वस्तुएं प्रदान करना चाहते थे, यथा गौ, हाथी, घोड़े, पृथ्वी। जो कर्ण थे सबसे पहले दान में उन्होंने क्या है, गौ, हाथी इत्यादि ही देते हैं। जब वो नहीं मानते तब जाके वो अपना कवच कुंडल देते हैं। यहाँ तक कि अपने अग्निष्टोम फल भी देना चाहते हैं और अंततः अपना सिर तक अर्पित करने के लिए उद्यत हो उठते हैं। परंतु ब्राह्मण वेशधारी इंद्र तो दृढ़ संकल्पित कुछ अन्य वस्तु के प्रति थे। कर्ण उनके मनोदशा को समझकर अपने वचन रक्षार्थ शरीर से जुड़े कवच कुंडल को दान दे देते हैं। इतना बड़ा दान कर्ण को संपूर्ण ब्रह्मांड का दानवीर सिद्ध करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आप लोग आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए, 22 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि विश्व शांति का सूर्योदय कब होता है। जब हम में परस्पर स्नेह, दया, करुणा, समता, ममता और सहानुभूति होता है, पर पीड़न नाश के लिए हम प्रयत्न करते हैं, तो यह परोपकार विश्व शांति का कारण होता है। आज भी कई देश दूसरे देश के संकट काल में उसकी सहायता करते हैं, राहत सामग्री भेजते हैं, तो यह विश्व शांति का सूर्योदय होता है। यानी आपस में स्नेह, दया, करुणा की भावना रखेंगे तो विश्व शांति जरूर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए, भारतीय दर्शन शास्त्र एवं उनके प्रवर्तकों की चर्चा करें। भारतीय दर्शन शास्त्र एवं उनके प्रवर्तक जो है निम्नलिखित हैं। सांख्य दर्शन जो है उनके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, कपिल हो जाएंगे। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो कपिल। योग दर्शन है, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी और वेदांत दर्शन के प्रवर्तक बादरायण है। तो इस प्रकार से क्या है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस सभी को मैंने करवा दिया है। आप लोग तैयारी कर लीजिए और घबराने वाली कोई बात नहीं है। लगातार वीडियो आ रहा है, सभी वीडियो देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। पत्र लिखने वाला है वो भी मैंने बता दिया है। अब निबंध का रहा तो वो भी मैं बहुत जल्द आपको वो भी बता दूंगा। तो आप लोग क्या है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
और डेली आपको वीडियो मिल जाएगा 6 PM पे, और आराम से आप लोग वीडियो देखिए, उससे ही आप लोग क्या है एग्ज़ाम पास कर लेंगे।